पैसेज 1, दिस इज लेटेस्ट। तो इसमें हमारे पहले 6 क्वेश्चंस हैं ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, जो कि सीक्वेंशियल होते हैं, मतलब इनके आंसर्स एक के बाद एक मिलते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चंस को देख के पहले स्टार्ट करती हूँ, पर हमेशा एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि टाइटल देख लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टाइटल सिर्फ 2 वर्ड्स में है, मतलब ये 2 वर्ड्स हमें पूरे इस टेक्स्ट के बारे में बता देंगी। और इसके बाद भी देखो आप कि information, the kakapo is a nocturnal flightless parrot that is critically endangered। nocturnal क्या होता है? जो रात को एक्टिव होते हैं creatures। flightless मतलब जो उड़ नहीं सकता। critically endangered मतलब जिसके स्पीशीज बहुत कम हो गए हैं, जो खत्म होने की कगार पर है। and one of New Zealand's unique treasures। तो ये न्यूजीलैंड का कोई एक स्पेशल वर्ड है जिसे यूनिक ट्रेजर्स भी लिखा है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस है। कंफ्यूजन ये भी होती है कि ट्रू कब डिसाइड करते हैं। यहाँ पर कैम्ब्रिज लिखता है द स्टेटमेंट अग्रीज। कौन सी स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स। इफ अग्रीज विद इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है तो इट शुड बी यस। इन अदर वर्ड्स यू कैन से अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, राइट है, तो ये क्या होगा? ट्रू। अगर उसको ऑपोजिट है, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, इनकरेक्ट है, गलत है, तो फिर ये फॉल्स होगा। नॉट गिवन के केस में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बिकॉज यहाँ तो क्लियरली लिखे देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। पर बहुत बार यू विल सी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट में हमें कुछ वर्ड्स क्वेश्चन के मिल जाते हैं, उससे कंफ्यूजन हो जाती है कि ये फॉल्स है या नॉट गिवन है। देखो फॉल्स आपने याद रखना है, फॉल्स मीन्स इंफॉर्मेशन इज ऑपोजिट, इनकरेक्ट। नॉट गिवन में इंफॉर्मेशन ऑपोजिट या इनकरेक्ट नहीं होती है, इंफॉर्मेशन होती है पर वो इनकम्प्लीट होती है, मतलब पूरी नहीं होती है जो हमें बता सके कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो उस केस में हम इसे नॉट गिवन डिसाइड करते हैं। कभी कभी देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, फिर तो बहुत ईजी होता है डिसाइड करना कि दिस इज नॉट गिवन। अब चलिए अपने क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये सीक्वेंशियल है, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मिलेगा। तो हम पहले पैराग्राफ में इसका आंसर देखते हैं। आंसर ढूंढने के लिए मैं हमेशा क्वेश्चंस को पहले पढ़ने के लिए कहूंगी। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, एक रीजन मिलेगा, एक पर्पस मिलेगा कि हमने क्यों पढ़ना है। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमें आंसर्स भी मिलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर अदर पैरट्स दैट शेयर द कैकेपोज इनएबिलिटी टू फ्लाई। हमने यहाँ पढ़ लिया कि इट इज फ्लाइटलेस पैरट, यहाँ देख लिया, पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि देयर आर अदर पैरट्स, और भी पैरट्स ऐसे हैं जो कैकेपो की तरह नहीं उड़ सकते, दैट शेयर द कैकेपोज इनएबिलिटी टू फ्लाई। तो यहाँ देखते हैं द कैकेपो ऑल्सो नोन एज द आउल पैरट is a large forest dwelling bird with a pale owl-like face up to 64 centimeter in length. It has predominantly yellow-green feathers hair, forward-facing eyes, a large gray beak, large blue feet, and relatively short wings and tail. It is the world's only flightless parrot। ये देखो, ये सेंटेंस है हमारा आंसर। इट इज द वर्ल्ड्स ओनली, मतलब इसके जैसे कोई भी और पैरट नहीं है जो नहीं उड़ सकता। तो क्वेश्चन कह रहा है देयर आर अदर पैरट्स, पर यहाँ टेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज द ओनली। तो अब क्या लग रही है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट? इट इज इनकरेक्ट, यस। तो ये आंसर पे होना चाहिए फॉल्स। इसे हम फॉल्स रखेंगे बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ऑपोजिट। नेक्स्ट, एडल्ट कैकेपो प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर। तो एडल्ट कैकेपो चिक्स प्रोड्यूस करता है हर साल। इसका देखते हैं। Kakapo are solitary birds and tend to occupy the same home range for many years। Solitary मतलब वो अकेले रहना पसंद करते हैं। They forage on the ground। Forage means a search for food। कहाँ पर ढूंढते हैं? Ground and climb high into trees। Climb करते हैं high into। They often leap from trees and flap their wings। Leap मतलब jump करते हैं और अपने wings को just flap करते हैं। बट एट बेस्ट मैनेज अ कंट्रोल्ड डिसेंट टू द ग्राउंड। कंट्रोल्ड डिसेंट मतलब उनका फॉल, जब नीचे आते हैं तो बड़ा कंट्रोल्ड होता है, गिरते नहीं है। दे आर entirely vegetarian with their diet including the leaves, roots and bark of trees as well as bulbs and fern fronds। नहीं, यहाँ नहीं मिला आंसर। कैकेपो ब्रीड इन समर एंड ऑटम। तो यहाँ कुछ मिल रहा है, प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर, इट मीन्स ब्रीडिंग। तो दे ब्रीड इन समर एंड ऑटम। तो यहाँ बताया जा रहा है दे ब्रीड बट इन समर एंड ऑटम, इट मीन्स कुछ मौसम बताए। देव टॉक्ड अबाउट द सीजन्स ऑफ द ईयर। कौन से? समर एंड ऑटम। बट
ओनली इन ईयर्स, बट के बाद हमेशा इन्फॉर्मेशन ऑपोजिट होती है, बट ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल। मतलब क्या हो, उनका ब्रीडिंग सीजन है समर एंड ऑटम, पर कौन से सालों में, जब खाना बहुत ज्यादा होता है, प्लेंटीफुल, ओनली इन दोज ईयर्स। और यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडल्ट कैकेपो प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर। एवरी ईयर की तो बात ही नहीं हो रही है, ओनली पर्टिकुलर उन ईयर्स की बात हो रही है जब खाना प्लेंटीफुल होता है। तो it is not every year. तो this answer also should be false because this is opposite. यहाँ से हमें मिल रहा है हमारा सेकेंड आंसर, यहाँ से मिला था फर्स्ट। तो सीक्वेंस में चल रहा है अभी तक। Adult male kakapo bring food back to nesting females. Adult male kakapo, जो मेल kakapo होता है adult, bring food back to nesting females. Nesting females कौन हुई, जो बेबी या एग्स की केयर कर रही है। तो मेल कैकेपो उनके लिए खाना लाता है। देखते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं, मेल्स प्ले नो पार्ट इन इंक्यूबेशन और चिक रेयरिंग। मेल्स प्ले नो पार्ट। इंक्यूबेशन क्या हुआ, जब एग्स को वार्म रखा जाता है ताकि उनमें से चिक्स बाहर आ जाएं। और चिक रेयरिंग, फीमेल्स एलोन, फीमेल्स अकेले ही इंक्यूबेट करती हैं एग्स को, उनका टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, एंड फीड द चिक्स, चिक्स की फीडिंग भी वही देखती हैं। 1 to 4 eggs are laid in soil which is repeatedly turned over before and during incubation. तो एग्स कहाँ लेके जाते हैं, सॉइल में, सॉइल को रिपीटेडली टर्न ओवर किया जाता है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। द फीमेल कैकेबो हैज टू स्पेंड लॉन्ग पीरियड्स अवे फ्रॉम द नेस्ट। अब फीमेल कैकेबो को बहुत ज्यादा टाइम नेस्ट से दूर, अवे फ्रॉम द नेस्ट, इसलिए सर्चिंग फॉर फूड, खाने को ढूंढने के लिए, विच लीव्स द अनअटेंडेड एग्स एंड चिक्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। जब वो बहुत देर के लिए खाना ढूंढने जा रही है नेस्ट से दूर, तो अनअटेंडेड मतलब बिना किसी केयर के, एग्स और चिक्स वल्नरेबल मतलब खतरा रहता है उन पर, किसका, प्रीडेटर्स का, शिकारियों का। और यहाँ बताया जा रहा है कि एडल्ट मेल कैकेपो ब्रिंग फूड बैक, पर नहीं, शी हैज टू स्पेंड लॉन्ग पीरियड्स अवे फ्रॉम द नेस्ट सर्चिंग फॉर फूड। इसका मतलब एडल्ट मेल कैकेपो नहीं लाता खाना, फीमेल हैज टू सर्च। दिस आंसर शुड ऑल्सो बी फॉल्स। एंड हमें 3 आंसर्स अभी तक सीक्वेंस में मिली। Polynesian rat was a greater threat to the Kakapo than Polynesian settlers. अब Polynesian rat की बात हो रही है और वो एक बड़ा खतरा था Kakapo के लिए than Polynesian settlers. Settlers कौन हुए, लोग, उनके साथ आए हुए rats. Before humans arrived, Kakapo were common throughout the New Zealand's forest. इंसान के आने से पहले Kakapo बहुत कॉमन थे न्यूजीलैंड की फॉरेस्ट में। However, this all changed with the arrival of the first Polynesian settlers. तो ये कीवर्ड हमें मिल गया यहाँ। About 700 years ago, for the early settlers, the flightless kakapo was easy prey. Early settlers, इनके लिए बहुत आसान शिकार था ये kakapo, because ये flightless था, उड़ नहीं सकता था। They ate its meat and used its feathers to make soft cloaks. With them came the Polynesian dog and rat. उनके साथ ही उनके dog and rats भी आए, which also preyed on kakapo. उन्होंने भी kakapo का शिकार किया। By the time European colonizers arrived in the early 1800s, kakapo had become confined to the central North Island and forested parts of the South Island. The fall in kakapo numbers was accelerated by European colonization. A great deal of habitat was lost through forest errands, and introduced species such as deer depleted the remaining forest of food. Other predators such as cats, toads, and 2 more species of rat were also introduced. The kakapo were in serious trouble. अब देखो, द पॉलिनेशियन रैट वॉज ए ग्रेटर थ्रेट, मतलब उसको 2 थ्रेट्स थी, उन 2 थ्रेट्स में से क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिनेशियन रैट एक बड़ी थ्रेट थी। जो हमने अभी यहाँ तक पढ़ा है, इसमें पॉलिनेशियन सेटलर्स के आने की बात हुई, कैकेपो को इजीली वो कैसे शिकार कर सकते थे, कैकेपो कैसे उनका इजी प्रे था ये बताया, फिर डॉग एंड रैट भी उनका शिकार करते थे ये भी बताया। पर इन दोनों में से कौन बड़ा खतरा था ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। यहाँ पर हमने पढ़ा 2 more species of rat were also introduced एंड कैकेपो वर इन सीरियस ट्रबल। बस स्पीशीज के इंट्रोडक्शन की बात हुई, पर अभी भी हमें नहीं पता चला कि इन दोनों में से कौन बड़ी थ्रेट थी। तो
वी आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर शुड बी नॉट गिवन। एक और इसमें इस क्वेश्चन में एक टिप भी है, जिन क्वेश्चंस में दैन होता है ना, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, 90% इनका आंसर नॉट गिवन होता है, पर मैंने 100 नहीं कहा, 90%। तो 90% का मतलब है कि आपने 10% चांसेस रखने हैं कि सर्च करना है, वेरीफाई करना है, जैसे हमने किया कि हमें दोनों में से कौन बड़ी थ्रेट है, कहीं भी कुछ नहीं मिला इसके बारे में, तो हमने डिसाइड किया कि दिस शुड बी नॉट गिवन। नेक्स्ट देखते हैं। Kakapo were transferred from Raipura Island to other locations because they were at risk from feral cats. अब यहाँ उनकी ट्रांसफरिंग की बात हो रही है, उनको शिफ्ट किया गया कहाँ से? रायक्यूरा आइलैंड। रायक्यूरा आइलैंड से अदर लोकेशंस। क्यों? बिकॉज उनको रिस्क था फेरल कैट से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे इन कीवर्ड्स के लिए सर्च करेंगे। इस पैराग्राफ में हमें कहीं भी रायक्यूरा आइलैंड के बारे में नहीं मिला, तो यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमें मिल गया रायक्यूरा आइलैंड। पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम 1949 to 73 the newly formed New Zealand Wildlife Service made over 60 expeditions to find Kakapo, focusing mainly on fjordland. 6 were caught but there were no females. अब इतने टाइम में उन्होंने क्या एक्सपीडिशंस लॉन्च किए कि वो कैकेपो को ढूंढ रहे थे, उनको सिर्फ 6 मिले, पर फीमेल्स नहीं थी उसमें। एंड ऑल बट वन डाइड। ऑल बट वन मतलब ऑल एक्सेप्ट वन विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ कैप्टिविटी। जब उनको पकड़ा गया, एक को छोड़कर सबकी डेथ हो गई। In 1974, a new initiative was launched, and by 1977, 18 more kakapo were found in Fiordland. However, there were still no females. In 1977, a large population of males was spotted. कहाँ पर? रायक्यूरा में। रायक्यूरा क्या है, इस डैश के बाद हमें बता रहे हैं। ये देखो, ये डैश। अ लार्ज आइलैंड फ्री फ्रॉम स्टोर्स, फेरेट्स एंड मीजल्स। तो फ्री फ्रॉम मतलब ये सारे कौन से एनिमल्स थे जो हंट करते थे इसको, कैकेपो को। There were about 200 individuals in 1980. It was confirmed females were also present. These birds have been the foundation of all subsequent work in managing the species. Unfortunately, predation by feral cats on Raikura Island led to a rape. अब यहाँ भी predation हो गया, मतलब शिकार हो गया। किसने किया? feral cats ने। On Raikura Island led to a rapid decline. इस island पर भी feral cats पहुंच गई, तो जिसके कारण rapid decline हो गया in kakapo numbers. As a result, during 1980 to 97, the surviving population was evacuated. Evacuated मतलब उनको वहां से shift किया गया to 3 island sanctuaries. 3 island sanctuaries कौन सी थी? Codfish Island, मॉड आइलैंड एंड लिटिल बैरियर आइलैंड। अब आप अपना क्वेश्चन देखो। कैकेपो वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रायक्यूरा, उनको इवैक्यूएट किया, देखा हमने यहाँ पर, और रायक्यूरा आइलैंड दे वर इवैक्यूएटेड टू अदर लोकेशंस। ये देखो यहाँ पर एस है, लोकेशंस। तो यहाँ पर भी हमें 3 लोकेशंस ही मिल रही है इन्फॉर्मेशन। 3 आइलैंड सैंक्चुरीज, कॉडफिश, मॉड एंड लिटिल बैरियर। तो ये इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर भी फीरल कैट पहुंच गई थी, हमने अभी पढ़ा। फीरल कैट्स यहाँ पहुंच गई, उनसे बचाने के लिए इवैक्यूएट करके 3 आइलैंड्स पर उनको शिफ्ट किया गया, और यहाँ लिखे है अदर लोकेशन। इट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट। एस के कारण बिल्कुल ठीक है, दिस आंसर शुड बी ट्रू। One recovery plan initiative. अब कोई recovery plan initiative that helped increase the kakapo population size was caring for struggling young birds. अब यहाँ ध्यान से देखो, एक recovery plan initiative की बात हो रही है that helped increase the kakapo population was caring for struggling young birds. तो देखते हैं इसमें वन रिकवरी प्लान इनिशिएटिव दैट हेल्प इंक्रीज द कैकेपो पॉपुलेशन साइज वाज केयरिंग फॉर। अच्छा, रिकवरी प्लान की बात हो रही है जिसमें पॉपुलेशन साइज बढ़ा, पर वो प्लान क्या था? केयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स। जो यंग बर्ड्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी केयर करना। तो यहाँ पर हमें मिल गया new recovery plan was launched together with a specialist advisory group called this and this, and a higher amount of funding. Renewal steps were taken to control predators that were eradicated.
possums were eradicated, सबको निकाल दिया गया. Population did not start to increase until rats were removed from all three islands and the birds were more intensively managed. This involved moving the birds between islands, supplementary feeding of adults and rescuing and hand raising any failing chicks. ये है आपका आंसर. Hand raising any failing chicks. Hand raising क्या हुआ? मतलब giving them extra care for struggling young birds. और यहाँ क्या लेके failing chicks. मतलब जो young birds struggle कर रहे थे, failing chicks. Extra care was this. So this answer should be true because the information agrees. तो ये आंसर ट्रू होना चाहिए.